अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूं सैयदा शनाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं उस बड़ी खबर से जिसे बज़ाहिर भारत अपनी कामयाबी समझ रहा है, अपने नैरेटिव की कामयाबी समझ रहा है। पहलगाम अटैक के बाद वो भारत जो जिच होता रहा मुसलसल, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ये दावा करते थे कि सीज़ फायर उन्होंने करवाया तो भारत इसको एक्नॉलेज नहीं करता था, अमेरिका के किरदार को एक्नॉलेज नहीं करता था। लेकिन एक बड़ी एक्नॉलेजमेंट जो अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से, महकमा ख़ारिजा की जानिब से सामने आई है कि कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम लश्कर तैयबा की एक ज़ैली तंजीम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसको प्रॉक्सी करार दिया गया है और मजम्मत की गई है इस नौयत के इक़दामात की जो उस प्रॉक्सी की जानिब से किए गए। अब इसमें बहुत से ट्विस्ट हैं सेठी साहब। जब ट्विटर के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर इस तंजीम की जानिब से पहले जिम्मेदारी कबूल की गई और बाद में ये कहा गया कि ऐसा हमने नहीं किया, उसे डिनाई कर दिया गया। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक करारदाद आई तो पाकिस्तान ने उस पर जो मजम्मती करारदाद थी ये एतराज़ किया कि इस ग्रुप की कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ना इनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप वेरीफाई कर सकें कि ये वाकई उनसे ताल्लुक़ रखता है ये अकाउंट या नहीं रखता। आज BBC की एक रिपोर्ट भी इस बात का यादा कर रही है कि कन्फर्मेशन नहीं है कि ये वही चला रहे थे अकाउंट या किसी और ने इस तरह से उनकी जानिब से जिम्मेदारी कबूल की और बाद में उसको डिनाई कर लिया गया। लेकिन मार्को रूबियो की जानिब से इस तौयत का ऐलान करना और फिर जयशंकर भारत की जानिब से इसका खैर मकदम किए जाना, क्या ये पाकिस्तान पर दबाव डालने की एक कड़ी है? क्या अमेरिका ने पहलगाम अटैक पर इंडिया का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया और तकरीबन 3 माह के अरसे के बाद ही ऐसा इक़दाम क्यों सामने आया है? जी हाँ, ज़्यादा चर्चा है मगर इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, इंडिया को बहुत बड़ा धक्का लगा। इंडिया की जितना भी बयानिया था पाकिस्तान के बारे में वो हर जगह पे मुस्तरद कर दिया। किसी प्लेटफॉर्म से उन्हें सपोर्ट नहीं मिली कि पहलगाम जो हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बहुत कोशिश की, फिर इंडिया के अंदर बड़ी तनकीद शुरू हो गई और नरेंद्र मोदी की हुकूमत बहुत बैकफुट पे थी। ऊपर से नरेंद्र मोदी साहब कहते रह गए कि ये हमने सीज फायर तो खुद मिलके की है पाकिस्तान के कहने पे और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है। और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अब 20 मरतबा से ज्यादा उन्होंने वो कहते जा रहे हैं कि नहीं मैंने करवाया सीज फायर और मैंने धमकी दी थी ट्रेड की तो इसलिए मैंने सीज फायर कराया। और ये भी कि जी नरेंद्र मोदी ने भी मुझे करे और पाकिस्तान ने भी कहा था और दोनों मान गए, दोनों बड़े अच्छे बच्चे बन गए। तो अब इस सूरत हाल में मैं पिछले दिनों में जो प्रोग्राम कर रहा था मैं आपको बता रहा था कि बीजेपी का बुरा हाल है इस वक्त इंडिया में और जयशंकर साहब का भी बड़ा बुरा हाल है क्योंकि उनकी सारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, किसी मुल्क ने उनको सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, इस सूरत हाल में तो इंडिया की पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ डोनाल्ड ट्रंप को समझाया जाए या व्हाइट हाउस को समझाया जाए, अरे भाई हमारे लिए कुछ तो करो, हम तुम्हारे क्वाड के पार्टनर्स हैं, इतना बड़ा हमने साइड ली है आपकी, जबकि वहां ब्रिक्स और SCO हमें बुला रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं, हमें तलब कर रहे हैं, हम पूरी तरह बैठ नहीं रहे हैं वहां और हम आ रहे हैं क्वाड के अंदर और आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। कम से कम अगर पाकिस्तान को कंडेम नहीं करना तो कम से कम कुछ तो इशारा करें कि आप हमारा बयानिया आधा पूरा नहीं तो कुछ तो खरीदते हैं जी। तो ये बहुत प्रेशर था, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने पूरी कोशिश की और उसकी थोड़ी सी कामयाबी उन्हें ये मिली है कि अमेरिका ने कहा अच्छा बताओ फिर क्या करें हम, पाकिस्तान को हमने करना तो नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस वगैरह नहीं। उन्होंने कहा वो जो जिहादी ग्रुप ने ये क्लेम किया था उसको आप तो कम से कम उसको तो टेररिस्ट डिक्लेयर करें और उसको कहें कि ये लश्कर तैयबा का हिस्सा है और लश्कर तैयबा जो है वो पाकिस्तान जो है उसके पीछे है। तो उन्होंने कहा नहीं ये हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान लश्कर तैयबा के पीछे है, वो बैंड है ऑलरेडी यूएन के अंदर और हमारे यहाँ भी, चलो फिर ओके हम कर देते हैं। ये मेरा ख्याल है ये एक छोटी सी कंसेशन अमेरिका ने दी है टू अमेरिका टू इंडियन पब्लिक ओपिनियन। आपने देखा कैसे क्या करा है जयशंकर, मतलब इतना बड़ा बना रहा है, इट्स नथिंग, दिस इज जिसे कहते हैं क्रम्स। डोनाल्ड ट्रंप इतना टिल्ट कर गया था पाकिस्तान की तरफ कि इंडिया वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक। इंडियन एनालिस्ट्स, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन अवाम, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया भी जाना है, उसका भी प्लान बन रहा है कि किसी स्टेज पे वो इंडिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है दिस इज अ स्मॉल क्रम दैट ही हैज थ्रोन, इंडिया को दिया है कि अच्छा यार रिलैक्स करो, चलो ये कर देते हैं। हालांकि हमारा तो यही मौकफ रहा है कि पहली बात यह है कि
उन्होंने तस्लीम किया, फिर जो भी है ये लोग उन्होंने तस्लीम किया, फिर उसके बाद डिनाई कर दिया। और हम तो काफी अरसे से कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो ये भी हो सकता है कि ये भी तंजीम जो इंडिया ने खुद बनाई हो, और पाकिस्तान ने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया। अब बात यह है कि अगर तो ये इंडिया ने तंजीम बनाई है तो इंडिया की तंजीम को अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो चलो, बिकॉज कोई लिंक तो नहीं निकला ना बिटवीन दिस तंजीम एंड लश्कर तैयबा या पाकिस्तान। लश्कर तैयबा ने तो नहीं अनाउंस किया कि ये हमारी तंजीम है, ये तो एक स्पेकुलेशन हो रही है, ये तो इंडिया ये क्लेम कर रहा है। तो अब मेरा ख्याल है इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। इट इज जस्ट अ स्मॉल थिंग दैट द अमेरिकन्स हैव कंसीडर्ड टू इंडिया, उसको चुप कराने के लिए और थोड़ी इज्जत रह जाए उनकी। आई थिंक जयशंकर हिमसेल्फ बहुत परेशान थे कि मेरा क्या होगा, तो अब वो इसीलिए आगे आगे बढ़ के कह रहे हैं देखें हमने मना लिया, हमने मना लिया। तो आई थिंक इससे ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी व्यू चेंज करने के लिए तैयार नहीं है अबाउट इंडिया, पाकिस्तान एंड हिज अदर फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स। सिर साहब, आपके तजिए से ऐसा लगे अमेरिका की तरफ से दाना डाला गया है भारत को इतना अरसा इग्नोर करने के बाद, उनके रेटरिक को या उनके नैरेटिव को इग्नोर करने के बाद। आपने कहा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और आप जब जेडी वैंस वहाँ मौजूद थे उनकी जानिब से फ़ौरन पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की गई या पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, इसलिए कि आपने कहा कि एजेंसीज बाखबर रखती हैं अपने हुकाम को। अब जो इतना बड़ा ऐलान मार्को रूबियो कर रहे हैं और वो इसे प्रॉक्सी करार दे रहे हैं लश्कर तैयबा की रेजिस्टेंस फ्रंट को, ये बग़ैर तहकीकात के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया को दाना डालने के लिए ऐसा कह दिया, तो फिर इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं, पाकिस्तान तो वही जो पहले था कि हमारा कोई तल्लुक नहीं है। लश्कर तैयबा पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। उनके लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं अंडर FATF और इंक्लूडिंग हाफिज सईद, और हमारा कोई तल्लुक नहीं है। लश्कर तैयबा डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, बैंड है, और कोई एविडेंस नहीं है कि इसका तल्लुक लश्कर तैयबा के साथ है। देखिए ये बहुत और प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी, ऊपर भी, वहां भी SCO में इंडिया ने बड़ी कोशिश की है कि किसी तरीके के साथ ये लिंक एस्टैब्लिश हो जाए, मगर रशिया ने और चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं, कोई लिंक एस्टैब्लिश नहीं हुआ, कोई एविडेंस आपने नहीं दी। तो अब ये अमेरिका ने, मेरा ख्याल है, देखे, मैंने अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ एंड देन लेट्स मूव ऑन, बिकॉज एक क्वाड जो है ना, इंडिया इज अ वेरी मेजर पार्टनर इन क्वाड। क्वाड इज अगेंस्ट चाइना, सीधी सी बात है जी। और इंडिया अमेरिका को कह रहा है कि एक तरफ तो हमें कह रहे हैं आप कि हम खड़े हो जाएं आपके साथ अगेंस्ट चाइना, और दूसरी तरफ हम जो है वो ब्रिक्स का भी हिस्सा है, वहाँ रशिया चाइना है, और अब RIC को भी हम एक्टिवेट करने लगे हैं। RIC जो फिर रशिया इंडिया चाइना का एक प्लेटफॉर्म है, वो फिर से एक्टिवेट होने लगा है। तो अब आप इफ यू आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट अस ऑन व्हाट मैटर्स टू अस, तो फिर ठीक है, फिर वी हैव टू थिंक कि हम क्वाड में भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो मेरा ख्याल है बिहाइंड द सीन्स इस किस्म की बातें हो रही हैं। वैसे भी मुझे लगता है ऐसे है कि क्वाड जो है ना वो आगे नहीं बढ़ना। क्वाड जो है ना अंडर डोनाल्ड ट्रंप फारग ही हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज बिल्कुल फर्क है। ठीक है, इसीलिए जैसे नेटो हमने देखा उस तरह क्वाड के लिए भी पॉलिसीज फर्क है, और कुछ कुछ आपकी बात यूं भी हकीकत बनते दिखाई दे रही है कि क्वाड का जो समिट इंडिया में होना है उन्हीं डेट्स में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का विजिट टू ब्रिटेन तय पा चुका है, उनकी तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन आपने तस्करा किया तो मैं फिर उसी तरफ चलूंगी। आपने कहा कि ये दोबारा से फॉर्मेट एक्टिवेट होने जा रहा है, तो उससे ज़्यादा मफादात किसके वाबस्ता है, रशिया के, चाइना के या इंडिया के? देखिए ये जो RIC जो है जी, ये 1996 में गालबन जी क्रिएट की गई थी जी। 1996 में इंडिया बिल्कुल ही नॉन अलाइंड किस्म की सिचुएशन में था। इट वाज नॉट एन अमेरिकन एलाई, इनफैक्ट बड़े क्लोज तल्लुकात थे विद रशिया। और अभी 2020 में जो वाकया हुआ है, वो एक दफा जो जंग हुई है वो अभी हुई नहीं थी, और चाइना के साथ भी तल्लुकात बढ़ रहे थे और तजारत बढ़ रही थी। तो उस वक्त ये RIC बनी। फिर RIC की कुछ 3-4 साल तो मीटिंग्स नहीं हुई, बिकॉज वो कश्मीर वाला इशू शुरू हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर 2020 के बाद कोविड आ गया, और उसके बाद भी कोई खास मीटिंग्स नहीं हुई। मगर 2000 से लेके 2020 तक कोई 20 मीटिंग्स होती रही हैं आहिस्ता, मतलब ऑन बेसिकली ट्रेड और इस किस्म के इश्यूज के ऊपर। कोई स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर ज्यादा बात नहीं होती थी। ये रूस और चाइना ने इसको इसलिए बनाया था और इंडिया को इसके अंदर लेके आए थे ताकि इंडिया को अमेरिका की तरफ जाने से रोका जाए, उसको करीब रखा जाए अपने। उस वक्त SCO नहीं बनी थी जब ये बना था। तो और SCO जब बनी
तो उसमें भी आपको याद होगा कि ओरिजिनली रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी, उससे कोई इंडिया नहीं था। वो तो बाद में फिर इंडिया भी आ गया और अब पाकिस्तान भी आ गया है और लोग भी आ गए हैं, मगर ओरिजिनली एससीओ में भी देयर वाज नो इंडिया। तो ये एक ही प्लेटफॉर्म था जहां रूस और चाइना इंडिया को अपने करीब रखना चाहते थे, और इंडिया के भी सारे हथियार वगैरह जो थे आ रहे थे फ्रॉम रशिया, बड़ी डिपेंडेंसी थी। तो आई थिंक अब RIC अब जो एक्टिवेट हो रही है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि रशिया चाइना बहुत कीन है, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इंडिया को इसको रीएक्टिवेट किया जाए, मगर इंडिया क्योंकि क्वाड में है अभी तक और ब्रिक्स में भी है और SCO में भी है, अब इंडिया को ये फिक्र पड़ी हुई है कि ये ना हो कि हम अब RIC में चले जाएं और अमेरिका गेट्स वेरी एंग्री विद अस और कहे कि ये तो बिल्कुल ही हमें छोड़ के सारे रशिया और चाइना ग्रुप्स में जा रहे हैं। बिकॉज देखिए ब्रिक्स में भी शुरू में तो इट वाज ब्राजील, रशिया जी, इंडिया चाइना और चाइना, 4 थे, फिर साउथ अफ्रीका बाद में आया जी। अब ब्रिक्स भी इनलार्ज हो गई है, ठीक है ना। तो अब ये सारे ग्रुप्स जो बन रहे हैं दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। अच्छा, इंडिया इस स्टेज पे मूव कर रहा है टू द ग्लोबल नॉर्थ विद क्वाड, अच्छा, एंड नरेंद्र मोदी अलायंस विद अमेरिका जी। तो आई थिंक इस किस्म की सिचुएशन है, ये आपको बहुत मुश्किल हालात पे फाइट करता है। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री है, अगर लोग इसके ऊपर और तवज्जो देना चाहे कि इंडिया के हालात क्या हैं, मैंने इस पर तबसरा किया है, मगर अभी हाल ही में एक और तबसरा मैंने सुना है जो कि बिल्कुल जो बातें मैं कर रहा था वही बातें वो भी कर रहे हैं, और वो ज्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं। अपना सौनी साहब, वो उनका भी एक आया वीडियो और वो उसके ऊपर भी बता रहे हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है बिल्कुल इस वक्त स्क्रूड है, और उसको समझ नहीं आ रही इंडिया को कि जाना इधर है या उधर जाना एंड सो ऑन। तो ये दैट इज व्हाट द रेलेवेंस ऑफ RIC इज। इसलिए चाइना और रशिया बहुत कीन है कि इंडिया वापस आए और इसको एक्टिवेट किया जाए। मीनवाइल जो हम इंडियन हुकाम के विजिट देख रहे हैं चाइना के तवातर से, फिर ब्रिक्स की साइडलाइन पे प्रेसिडेंट शी से मुलाकात भी हुई नरेंद्र मोदी जी की, फिर हमने अजीत डोवल साहब का विजिट देखा, राजनाथ का देखा, अभी हाल ही में जयशंकर भी मुलाकात करके आए हैं वहाँ अपने हम मनसब के साथ, और उन्होंने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया है कि जो चाइना के साथ हमारे मामलात हैं या तनाज़ात हैं उन्हें वंस फॉर ऑल सॉल्व हो जाना चाहिए, इस इंटेंशन के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। तो वाकई इंडिया संजीदा दिखाई दे रहा है कि चाइना के साथ मामलात रिजॉल्व हो जाए, या फिलहाल वो प्रेशर नहीं चाहता चाइना की तरफ से किसी किस्म का? वो प्रेशर नहीं चाहता चाइना की तरफ से। इंडिया के जो मामलात हैं विद चाइना वेरी सीरियस। देखिए ये काफी ठीक ठाक 1962 में जंग हुई थी, नेहरू के जमाना था, उसके बाद 2020 के बाद ये जो अपर नॉर्थ वहां जो लड़ाई हुई है इट वाज क्वाइट सीरियस जी। और अब जो चाइना ने रिसेंटली इंडिया की एक प्रोविंस से ऊपर वाली जो प्रोविंस है अरुणाचल प्रदेश, उसका हिस्सा जो है वो कहते हैं ये तो चाइना का, वो कहते हैं इंडिया का है ही नहीं। ऊपर से चाइना धमकी दे रहा है उनको कि अगर पाकिस्तान का पानी आपने रोका तो हम भी आपका पानी रोक सकते हैं जी। मतलब ये तरीके होते हैं ना बताने के। तो इंडिया हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद चाइना, और चाइना बड़ी क्लियर है कि चाइना, रशिया और ये साउथ के हिस्सा बन गए हैं, और देयर इज एन अटेम्प्ट कि जी हम एक ऐसा ब्लॉक बनाए जो कि वेस्टर्न ब्लॉक को साइडलाइन करे जी। और वो ऐसे एज आई एक्सप्लेन्ड इन एन अर्लियर प्रोग्राम, इंडिविजिबल सिक्योरिटी और वेलबीइंग, बिल्कुल एजेंडे बिल्कुल फर्क है नॉर्थ और साउथ के। तो आई थिंक इंडिया इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, और वो उसको समझ नहीं आ रही कि अमेरिका और चाइना को बैलेंस कैसे करना है। और बाय द वे मैं ये फिर से कहूंगा कि हमारे लिए भी ये प्रॉब्लम है कि हम हमेशा अमेरिका का हिस्सा तजारत करते हैं और उधर चाइना से हथियार लेते हैं और लोन्स लेते हैं, तो इसलिए हमारे लिए भी बैलेंसिंग एक्ट है, अब इंडिया के लिए भी बैलेंसिंग एक्ट है, और सूनर और लेटर ये किसी न किसी स्टेज पे यूरोप या अमेरिका ये कहेंगे आपको कि आप साइड्स लें, तो फिर देखना है कि आप क्या करते हैं उस स्टेज पे। जैसे आप सऊदी अरेबिया है या इस किस्म के लोग हैं, उनको भी यही कहा जा रहा है साइड्स लें, मगर क्योंकि वो फंसे हुए हैं इन एन एरिया जहाँ इजराइल इज अ बिग इंपीरियलिस्ट अग्रेसर, साम्राज्य किस्म की ताकत है, और वो काफी डिस्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस एंड वेरी पावरफुल, और वो लोग रिस्क नहीं ले सकते, उनके लिए भी बड़े प्रॉब्लम्स आगे आ रहे हैं। जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न पावर की डिक्लाइन हो रही है और इकोनॉमीज की डिक्लाइन हो रही है रिलेटिवली टू चाइना एंड अदर्स, तो इंडिया हैज टू फाइंड अ प्लेस फॉर इटसेल्फ। क्या इंडिया इधर जाएगा या इधर जाएगा, पाकिस्तान इधर खड़ा होगा या उधर खड़ा होगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अफगानिस्तान ने तो फैसला कर लिया है, वो तो चाइना के साथ और रूस के साथ जा रहा है। अब आपने फैसला करना है
ईरान जो है उसने भी फैसला कर लिया कि वो चाइना और रूस के साथ जा रहा है। तो आपके ऊपर वाले सारे मुल्क जो है दे ऑल डिसाइडेड, आप रह गए और इंडिया रह गए। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसका नक्शा आप खींच चुके हैं और आपने अफगानिस्तान का भी तस्करा किया और ईरान का भी। ईरान पर मैं बाद में जाऊंगी, लेकिन मैं पहले अफगानिस्तान के हवाले से ये सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि कल आपने अप्रिशिएट किया था इसहाक डार साहब के स्टेटमेंट को जो उन्होंने SCO के प्लेटफॉर्म से दी जब अटैक किया गया ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका की जानिब से। बट अभी ये खबर आई है कि वो अमेरिका जा रहे हैं इसहाक डार साहब। अब वो उनका विजिट शेड्यूल्ड है इसी माह में, तो वहाँ से क्या लेकर आएंगे और वहाँ जाकर क्या कहेंगे इसहाक डार साहब? वहां सवाल करेंगे, उनको मीडिया करेगा और मेरा ख्याल है वो डट के बोलेंगे जो बोलना है उन्होंने, जो उन्होंने वहां कहा SCO में वही कहेंगे कि देखे ना हमारा मौकफ बड़ा सिंपल सा है, लेकिन वी आर अ न्यूक्लियर पावर जी, हम तो रिस्क ले ही नहीं सकते कि हम सपोर्ट करें किसी ऐसे पावर को जो कि एक न्यूक्लियर पावर के ऊपर हमला करे, क्योंकि ये ईरान इज अ बर्डिंग न्यूक्लियर पावर ना, बनने जा रहा था, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं उसको रोकने के लिए। तो हमारे ऊपर भी बड़े सैंक्शंस लगे हैं, हमारे ऊपर भी बड़े दबाव आए हैं 90 की दिहाई में और किसी स्टेज पे आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रेशर पॉइंट है वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न नॉर्थ ब्लॉक के पास। तो इसलिए आई थिंक हमारी मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर कट है, जो भी अटैक करेगा किसी और मुल्क के ऊपर वी हैव टू अपोज इट। अभी इंडिया ने हमारे पे अटैक किया, सो वी हैव टू अपोज इट। एनी कंट्री दैट अटैक्स अनदर कंट्री, वो वी हैव टू अपोज इट। एनी इंटरवेंशन जो है वो यू हैव टू अपोज इट। हम इजरायली इंटरवेंशन को अपोज करते हैं, अमेरिकन इंटरवेंशन को अपोज करते हैं, इंडियन इंटरवेंशन को अपोज करते हैं, एंड बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द चाइना ब्लॉक व्हिच इज इंडिविजिबल सिक्योरिटी। किसी के ऊपर अटैक वैक नहीं करना, मिलके बातचीत करके करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने। तो अब तो फलसफा चेंज होता जा रहा है, आई थिंक इसहाक डार साहब ने बड़े सही ये पोजीशन ली है। अच्छा, जो पोजीशन पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा ने ली है, महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने ली है अबाउट अमेरिका का जो एक स्टेटमेंट सामने आया है कि पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर मोस्ट वांटेड शख्सियत हैं अमेरिका के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दे दिया है और उनके ऊपर जो एतराज़ात आयद किए हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। सिट साहब, ये क्या मामला है? इस मरहले पे आकर ईरानी सफ़ीर को मोस्ट वांटेड करार देना, ये कैसी चाल है? ये टिपिकल अमेरिकन प्रेशर है, बोथ ऑन ईरान एंड ऑन पाकिस्तान, और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा मौक़िफ़ लिया है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने और इसहाक डार साहब ने कि वो एक सफ़ीर है ऑफ अ फ्रेंडली कंट्री दैट इज द विक्टिम ऑफ एन एग्रेशन, और कोई एविडेंस आपने प्रेजेंट नहीं की और आप किसी को टेररिस्ट बना रहे हैं। इन एनी केस ये मसला पाकिस्तान का नहीं है, ये इज बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। अगर ईरान यहाँ एक एम्बेसडर भेजते हैं और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। हमारे और कोई तीसरा मुल्क हमें नहीं कह सकता कि फलाने को निकालें या फलाने को रखें। दिस इज बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, फुल स्टॉप। असल में ऐसा है कि अल्बानिया से इससे पहले जिन 3 शख्सियात के नाम इसमें शामिल किए गए हैं, अल्बानिया से उनमें से एक शख्सियत को बेदखल किया जा चुका है, वो वहाँ सफ़ीर थे। और आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुल्ला ज़ईफ़ जो अफ़गानी सफ़ीर हैं उनका वाक़या भी याद है, और अभी हाल ही में हमने एबीगेट अटैक के एक मुजरिम को भी अमेरिका के हवाले किया, शरीफुल्ला। सो इसको जहन में रखते हुए बहुत से भारत में बात ये की जा रही है कि पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दिया जा सकता है या ईरान इन सफ़ीर को वापस बुला सकता है। क्या ऐसा भी होगा? पाकिस्तान दबाव में आ सकता है? मैं समझता हूँ पाकिस्तान कभी भी पर्सोना नॉन ग्रेटा नहीं करेगा। अलबत्ता ईरान अगर उसको विड्रॉ करना चाहे तो पाकिस्तान रोकेगा नहीं, उसको कहेगा हाँ आपका एम्बेसडर है, आप बुलाना चाहे बुला लें। बट पाकिस्तान देखे, एक फ्रेंडली मुल्क के सफीर जो कि टेररिस्ट, मतलब है कि उसको अमेरिका कह रहा है कि वो टेररिस्ट है, हम तो नहीं कह रहे कि वो टेररिस्ट, तो इसलिए उसको कंपेयर करना विद मुल्ला ज़ईफ़ और विद समबडी एल्स इज नॉट राइट। वो अफगानिस्तान तो उस वक्त सारा मुल्क को ही वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था ना उन्होंने, तालिबान को सारे टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। हम भी कहते थे हाँ दे आर टेररिस्ट। तो इसलिए आई थिंक यू कांट कंपेयर दैट विद दैट। बाकी जो लोग यहाँ पाकिस्तानी थे या कोई बाहर मुल्क से आए हुए थे यहाँ इनकलाब करने के लिए, जैसे उसामा बिन लादेन आए हुए थे वगैरह वगैरह, तो वी हैव नो इश्यूज विद दैट। अगर ग्लोबल टेररिस्ट है और हमारे यहाँ छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो दे कैन बी रिमूव्ड, बट दे वर नॉट डिप्लोमैट्स, दे डिड नॉट एंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ठीक है।
इस सिलसिले में हमने मौक़िफ़ देख लिया पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा का, और उनकी जानिब से कहा गया है कि काबिल एहतराम शख्सियत सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद। इस पर क्या पेशरफ्त हो सकती है, सेठी साहब का एनालिसिस आपने जाना। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से और भी बहुत से अहम मामला एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जिसमें इसराइल की कार्रवाइयाँ इंतहाई अहमियत की हामिल हो चुकी हैं। इससे पहले तेहरान को बेलाग निशाना बनाया गया इसराइली फोर्सेस की जानिब से, और अब दमिश्क यानी शाम में अटैक किया गया इसराइल की जानिब से, और इसके लिए बहाना दुरूस कम्युनिटी को बनाया गया है। इसके अलावा तुर्की की जानिब से भी इंतबाह किया गया है इसराइली कार्रवाइयों के बाद। पाकिस्तान ने भी इस हमले की मजम्मत की है। लेकिन सेठी साहब, मकसद समझना ज़रूरी है कि इसराइल इन कार्रवाइयों के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहता है। ये ग्रेटर इसराइल मंसूबे का हिस्सा है या वाकई दुरूस कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है इसराइल? नहीं, देखिए, दोनों चीज़ें हैं। दुरूस कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है, उसके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मगर इससे जो लार्जर क्वेश्चन है कि इसको एक एग्जाम्पल बना के, एक इंसिडेंट हुआ है जिसको एग्जाम्पल बना के इसराइल ने इंटरवेंशन की है। और मगर इंटरवेंशन जो है वो, उसका इरादे जो है वो बहुत बुलंद है, बड़े दूसरे किस्म के इरादे हैं। तो एक चीज़ को ट्रिगर करके अचीव अ बिगर एजेंडा। अब वो क्या है, वो ये ड्रूज का इशू है क्या? ड्रूज, देखिए, ये एक शियाइट मुसलमानों से ये ऑफशूट है। थोड़े से कुछ इधर के भी हैं, कुछ उधर के भी हैं। अपनी एक आइडेंटिटी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है अपनी। और ये कोई 10 लाख के करीब इनकी आबादी है, थोड़ी सी ज्यादा होगी, जिसमें से दे आर स्प्रेड आउट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ सीरिया एंड ऑल्सो इन से इन लेबनान एंड इन एक्सेट्रा। मगर जो सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है इनका, वो इसराइल के बॉर्डर्स के करीब है, स्पेशली नियर द गोलान हाइट्स। वहां कोई 20,000 के करीब ड्रूज सेटल्ड है वहां। और इसराइल ने वो ऐसे एरिया में सेटल्ड है जो कि गोलान हाइट्स, इसराइल इधर है, इसराइल इधर है, गोलान हाइट्स इधर इलाका है छोटा सा जहां के ये ड्रूज सेटल्ड है, और फिर इधर सीरिया शुरू हो जाता है। तो आप समझिए, गोलान हाइट्स को पक्का करने के लिए इसराइल ने एक बफर जोन बनाई है बिटवीन गोलान हाइट्स एंड सीरिया, जहां ड्रूज सेटल्ड है। तो उन्होंने ड्रूज को वहां सेटल किया और उनको सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके के साथ क्योंकि गोलान हाइट्स को वो पक्का करना चाहते हैं, अपना हिस्सा बनाना चाह रहे थे, वहां इजरायली फोर्सेस हैं, तो अपने दरमियान और सीरिया के दरमियान एक सीरिया का हिस्सा, जो कि गोलान हाइट्स भी उन्हीं का हिस्सा है, मगर उसके नीचे वहां इन्होंने ड्रूज वहां सेटल्ड है। तो अब तो इनको प्रोटेक्शन बड़ी जरूरी है इसराइल के लिए। मगर इसके अलावा थोड़ा सा आगे कोने की तरफ चले आप, टुवर्ड्स द कोस्ट, तो वहां भी ड्रूज सेटल्ड है। मगर वहां इट इज अरेबियन पेनिनसुलर है ना, तो वहां बेदुइन, अरब बेदुइन ट्राइब्स भी हैं। तो हुआ ये कि इन प्रिंसिपल तो ड्रूज जो है वो सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड सीरिया, हमेशा दे हैव बीन पार्ट ऑफ सीरिया, सो दे, एंड वो ठीक रहे, कोई ऐसी उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, एज अ स्मॉल माइनॉरिटी, किसी ने छेड़ा बेड़ा नहीं उनको। मगर अभी हाल ही में जब ये टेक ओवर हुआ बशार अल असद का, वो फारग हुआ और उसके बाद अल शरा साहब आ गए हैं विद अमेरिकन सपोर्ट, और इनको बैठा दिया है। हालांकि इनका सपोर्ट बहुत थोड़ा है विद इन सीरिया। ज्यादातर जो सीरिया का इलाका है विद इन बशार अल असद फोर्सेस, वो खुद तो चले गए वहां से, मगर उनके जो सारा जो रियासत का स्ट्रक्चर है वो अभी भी उनके साथियों और आर्मियों के पास है। और वहाँ बहुत से हथियार हैं, बहुत से जहाज, रशियन सप्लाइज है ये वो। और वही इलाका है जहाँ से ईरान फनल करता था हथियार और एम्यूनिशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अगेंस्ट इजराइल। तो वो ज्यादातर इलाका जो सीरिया का अभी भी उनके कंट्रोल में है। ये जो नई हुकूमत आई इनके कंट्रोल में सिर्फ थोड़ा सा इलाका है, ज्यादा नहीं है। डमास्कस पहुंच गए हैं वहां से, और इसराइल की तरफ जो थोड़ा सा इलाका है वो इनके हाथ में। और फिर इसके अलावा देयर आर 2 अदर फोर्सेस। एक फोर्स तो वही है जो कुर्द है, साउथ के अंदर टर्की के बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़ी कुर्दिश पॉपुलेशन है, और वो सेपरेटिस्ट है, और उनको अमेरिका सपोर्ट करता है, और वो अमेरिका उनकी सेपरेटिज्म को सपोर्ट करता है, और टर्की जो है उनसे बड़ा खौफजदा है, सपोर्ट भी करता है, दोस्ती भी रखी हुई है, मगर चाहता भी नहीं है कि ये टर्की की तरफ बढ़े आगे। तो मतलब ये काफी एम्बिगुअस किस्म की स्टेटमेंट है वहाँ टर्की की पोजीशन। तो एक तरफ ये साहब हैं HTS वाले, जो अल-शरा जिसकी आपने जिक्र किया, और फिर ये
एक रूस फोर्स है, फिर ये सीरिया की अपनी फोर्स है, ये पुरानी बशार अल असद वाली, और फिर ये कुर्द है। तो अब और बाकी फिर आईसिस भी है। जो जो इलाका है ना बिटवीन द कुर्दिश स्टेट एंड द ओल्ड सीरियन स्टेट, वो जो इलाके हैं उसके दरमियान छोटी छोटी जगह पे आईसिस के लोग भी और छोटे छोटे और ग्रुप्स भी हैं, जिनके ऊपर कभी अमेरिका उनको सपोर्ट करता है किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, और वो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो इंडिपेंडेंट किस्म के हैं, एंड कभी उनको टर्की भी सपोर्ट करता है अपने मकासद के लिए, और वो पैसे की गेम में है, उससे ज्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं। अब ये सिचुएशन थी, इसके अंदर जो बेदुइन ट्राइब्स है उनका झगड़ा हो गया किसी छोटे से इशू के ऊपर। किसी बंदे को उन्होंने किडनैप कर लिया, एक ड्रूज वाले बंदे को, और कुछ चोरी वोरी की ये वो, तो छोटे मोटे वहाँ जो ट्राइब्स के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़े हो गए। अच्छा, उसके बाद काफी सीरियस हो गया, दोनों साइड्स ने हथियार निकाल लिए, दोनों ने लड़ाई झगड़े कर दिए। इधर से दमास्कस से इन्होंने फौज भेज दी, और फौज भेजी इन्होंने, और वो लड़ाई रोकने की कोशिश की, जिसके अंदर जाहिर है वो ड्रूज जो थे दे वर वेरी स्ट्रांग, दे हैड वेरी गुड वेपन्स, द अरब्स डिडंट हैव सच गुड वेपन्स। तो उससे लड़ाई झगड़े के अंदर जाहिर है दिस आर्मी हैड टू टेक साइड्स, एंड सो उसने फिर इजराइल इंटरवेंशन की। इजराइल ने देखा कि यार ये ड्रूज ना एलिमिनेट हो जाए, ये मारे ना जाए, ये हमारा बफर जोन के हमारे सिंपैथेटिक लोग हैं, इनको हमने प्रोटेक्ट करना है। तो दैट इज व्हाई इजराइल ने ये मौका ढूंढ के कूद गया बीच के अंदर, और फोर्स किया कि सीरियन आर्मी है जो कि दमास्कस से आई थी उसको वापस आ जाए और पीस और जल्दी से इसको कंट्रोल कर लिया जाए। बट एट द सेम टाइम इजराइल ने ये मौका ढूंढ के तो और 3-4 जगह पे अटैक्स कर दिए। दमास्कस के ऊपर डिफेंस हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक कर दिया, उधर जो नेवल बेस है जो रशिया ने बनाया था उसके ऊपर जो वॉरशिप्स खड़ी थी या मिसाइल बोट्स खड़ी थी उनको अटैक कर दिया, एंड सो ऑन। और क्योंकि उनको डर इस बात का है कि बहुत सारा हथियार और आर्मामेंट्स जो रशिया और छोड़ के गया है जो कि सीरिया में है, इंक्लूडिंग जेट्स, कि यार इनको खत्म करना है, कल को ये फिर इसराइल के खिलाफ ना इस्तेमाल हो जाए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये 7 दिन को अमेरिका ने दमास्कस ने बैठाया है, इनकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सरवाइव कर जाएंगे कि नहीं। ये स्मॉल ग्रुप, इनको तो अमेरिका ना हेल्प करता, और अगर बशार अल असद की फौज इतनी डिसरे में ना होती और वो भागता ना तो दे कुड हैव हेल्प बैक, मगर अमेरिका वो स्कीम के इसको निकाला जाए यहाँ से और अपने बंदे को बैठाया जाए। इसीलिए वो टेररिस्ट था जिसके ऊपर आपने बताया कि 10 मिलियन की बाउंटी थी एज अ टेररिस्ट, वो कल का टेररिस्ट आज का फ्रीडम फाइटर बन के प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठा हुआ है। मगर इसराइल को ये बात पसंद नहीं आई, मगर करते क्या, इसराइल बशार असद को निकालना जरूरी था इन ऑर्डर टू स्टॉप द ईरानियन इन्फ्लुएंस एंड द रशियन इन्फ्लुएंस ओवर देयर। तो अब ये भी साहब जो है ये भी गेम्स खेलेंगे आगे जाके। अब देखिएगा ये जैसे कंसोलिडेट हो जाएंगे तो ये सीआईए के एजेंट नहीं बनेंगे, ये भी आइडियोलॉजिकल किस्म के शख्स हैं और इस्लामिस्ट हैं, और ये भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो इसराइल को पता है इस बात का, इसलिए इसराइल इज गोइंग टू टेक एवरी अपॉर्चुनिटी इस रेजीम को स्टेबल ना होने दे, और जो हथियार पीछे रह गए हैं स्पेशली एयरक्राफ्ट एंड नेवी जो कि बनाई हुई थी रशियन हेल्प के साथ, उसको तबाह किया जाए। तो इसराइल विल यूज दीज एक्सक्यूजेस टू डू दिस, दैट्स व्हाट इसराइल इज डूइंग राइट नाउ। वो सीरिया को स्टेबल यूनाइटेड नहीं देखना चाहता, मगर उसको पता है कि यहाँ अगर पार्टीशंस भी होती हैं तो वो अनऑफिशियल पार्टीशंस होंगी, क्योंकि दुनिया उसको बाकियों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब कुर्दिस्तान को बाकियों ने तो एक्सेप्ट कर लेंगे मगर बेशतर लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इसी तरीके के साथ ड्रूज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे एज अ सेपरेट स्टेट एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि सीरिया इसी किस्म के केओस में रहेगा, वहाँ कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं आएगी, ना आने देंगे। वो तो चाहेंगे कि ये क्राइसिस में ही रहे, जैसे इराक के अंदर उन्होंने एक क्राइसिस में क्रिएट किया, तोड़ा मारा पीटा और सेक्टेरियनिज्म की वगैरह, यहाँ भी उनकी यही और जैसे लिबिया में हुआ किसी तरीके से किया जाए। ये लिबिया वाली सिचुएशन का एक्शन रिप्ले है, ये इनका एजेंडा यही है कि एक स्टेबिलिटी नहीं आने देनी, स्ट्रेंथन नहीं होने देना किसी को, यहाँ मार कुटाई होती रहे, एक दूसरे को मारते रहे, कभी हमारे साथ लगे, कभी इसको हम दें, कभी उसको दें, और यही सिलसिला चले। ठीक है, ये है एनालिसिस सीरिया की सिचुएशन। इसराइल के अहदाफ क्या हैं, इस अटैक में क्या मख्फी अज़ाइम है, उसके बारे में आपने जाना। ब्रेक के बाद आते हैं वापस।
वेलकम बैक टू द शो। आगे बढ़ने से पहले और सवाल शामिल करने से पहले मेरा ये सवाल इस सिचुएशन पर जो इस वक्त शाम में है या इसराइल और शाम के दरमियान है, तुर्की की तरफ से बड़े सख्त मजम्मत की गई इसराइली इक़दामात की। क्या तुर्किया रेस्क्यू करने की पोजीशन में है अहमद अश-शरा को? नॉट एट ऑल। देखिए, कंडेम करना तो होता है, वो तो पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है। बिकॉज तुर्की को पता है कि ये गेम क्या हो रही है। उसे सबसे ज्यादा डर यही है कि ये जो कुर्द हैं इनको ना अमेरिका और इसराइल हवा दे और ये तुर्की के लेना पड़ जाए, क्योंकि बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं तुर्की के। सो इसलिए आई थिंक ही हैज टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस ग्रेट गेम दैट इज बीइंग प्लेड देयर। लेकिन डायरेक्ट जंग छिड़ने के इम्कानात नहीं है आपके मुताबिक इसराइल और तुर्किया के दरमियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गिलगित से है, मेराज आलम साहब। टिम मार्शल अपनी बुक प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी में कहते हैं कि पाकिस्तान हैज़ नो नेशनल आइडेंटिटी बिकॉज देयर इज़ नो ट्रू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन पाकिस्तान। तो वाकई में आजकल देखा जाए तो पाकिस्तान में प्रोविंशियल एक्सट्रीमिज्म अपने हाइक पर है। लोग पंजाबी होने पे, पश्तून होने पे, बलोच होने पे, सिंधी होने पे, गिलगिती होने पे, कश्मीरी होने पे ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो लोगों में एक डिस्पैरिटी आ चुकी है, ये भी एक परसिस्टेंट डेमोक्रेटिक फेलियर की वजह से आ चुकी है, या फिर आगे भी यही फेलियर जारी रहेगा या डेमोक्रेसी प्रिवेल कर जाएगी? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है सियासी आइडेंटिटी का, नेशनल आइडेंटिटी का, सिंगुलर आइडेंटिटी का, प्लूरल आइडेंटिटी का। जब से नेशन स्टेट बनी है ना, और उससे स्टेट की जो आइडेंटिटी होती है वो स्टेट का नाम होता है। इंडियन आइडेंटिटी, पाकिस्तानी आइडेंटिटी, सऊदी आइडेंटिटी, जॉर्डेनियन आइडेंटिटी। मजहब के ऊपर आइडेंटिटी नहीं होती, रियासत की। हाँ, अगर इनकलाब आया हो तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, मगर आइडेंटिटी अभी भी ईरानियन है, इस्लाम नहीं आइडेंटिटी। हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ ये हुआ कि हमें पहले दिन से ये सिखाया गया कि ये इस्लाम के नाम के ऊपर पाकिस्तान बना है। अच्छा, अब इसमें काफी सोच समझ के बात करनी पड़ती है। आजकल लोग बड़े सेंसिटिव हैं। दो बातें, मुसलमानों के लिए बना गया या इस्लाम के लिए बना गया, दोनों फर्क चीजें। मैं एक्सप्लेन करता हूं। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर तकलीफ में थे। उनके मजहब के ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया था, किसी ने उनको रोका नहीं था अपने मजहब प्रैक्टिस करने। मजहब किसी सूरत में भी वहां खतरे में नहीं था। वहां उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस खतरे में थी, उनकी सियासी कंडीशंस खतरे में थी एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो इसलिए फिर एक डिमांड आया कि हम दे शुड बी ए सेपरेट होमलैंड, जहां हमें अपनी हकीकत और हकीकी राइट्स जो है वो मिल जाए, और हमें सेकंड क्लास सिटीजन्स ना बनाया जाए, हमें डिप्राइव ना किया जाए वह पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी राइट्स। तो हमें यहाँ कहा गया कि नहीं, हम मुसलमान पहले हैं और पाकिस्तानी बाद में। हालांकि ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ सिवाय इजराइल के अंदर कि हम जूस पहले हैं और फिर हम इजराइलीज हैं। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मुझे कोई पूछता था कि तुम कौन हो, तो मैं कहता था मैं पाकिस्तानी हूं। ये मेरा ग्रीन पासपोर्ट जो था ना, ये मेरी आइडेंटिटी थी। जैसे इंडिया में आप चले जाएं, मुंबई चले जाएं, तो पूछें आप कौन है, वो कहेंगे हम इंडियन है, ये नहीं कहेंगे महाराष्ट्रन है। आप चले जाएं कलकत्ते, वो आप पूछे उनसे आप कौन है, वो कहेंगे हम इंडियन है, बंगाली भी हैं, मगर हम हैं इंडियन। तो नेशनल आइडेंटिटी जो है वो रियासत की आइडेंटिटी होती है। पाकिस्तानी होना चाहिए हमें बिफोर एनीथिंग एल्स। हमारा मसला ये हुआ कि 60 की दिहाई तक तो ऐसे ही था, 70 की दिहाई तक भी ऐसे ही था, 80 की दिहाई के अंदर हमें अपने सर पे खड़ा कर दिया गया। जनरल जियाउल हक साहब आ गए और उन्होंने आके ये कहा कि नहीं, हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी जो है वो इस्लाम है।
उन्होंने इस्लाम को स्टेट रिलीजन बना की कोशिश की कि सबके ऊपर इस्लामिक आइडेंटिटी क्रिएट की जाए। अच्छा, अब ऑलरेडी यहाँ आइडेंटिटीज डेवलप हो चुकी थी, जिसे आप कहते हैं सेकेंडरी आइडेंटिटीज, जिसकी बेसिस के ऊपर एक नेशनल आइडेंटिटी बनी थी। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी, गिलगित वगैरह, वी वर पाकिस्तानीज फर्स्ट एंड देन हमारी अपनी प्रोविंशियल आइडेंटिटीज थी या लैंग्वेज आइडेंटिटीज थी। वी वर अ फेडरल स्टेट। मगर जैसे ही ये फेडरलिज्म हमारी गड़बड़ होनी शुरू हो गई, बिकॉज इकोनॉमिकली हम एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, स्पेशली बंगालीज को इन ईस्ट पाकिस्तान, तो वो अलग हो गए। बिकॉज हमने जबरदस्ती कोशिश की कि जो अपनी जो मदर टंग थी और जो हमारी बेसिक आइडेंटिटीज थी, उनको हमने कोशिश की दबाने की। अगर ना दबाते तो मसला ना बनता, आप बंगाली भी रहते और पाकिस्तानी भी रहते। मगर आपने कहा नहीं, आपने वन यूनिट पहले क्रिएट कर दिया, सबको इकट्ठा कर दिया, हालांकि वो अंडर अयूब खान, वो आइन, पुरानी आइन के अंदर भी नहीं था ऐसे, सब अलग अलग यूनिट्स थे। तो यही दिस इज व्हाट हैपेंस। अगर आप जबरदस्ती करें ना किसी की कोशिश, तो काम खराब हो जाता है। तो आपने जबरदस्ती डंडा मार के सेंट्रलाइज करके सारा कुछ, आपने कहा नहीं ये आप पाकिस्तानी हैं और उर्दू ही उर्दू है, हम उर्दू ही पढ़ाएंगे, उर्दू ही सीखेंगे। तो अब असला मसला यही बना कि हमने अपनी आइडेंटिटी को कंफ्यूज कर दिया। उसके बाद ये सब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो है ज्यादा है, इनको जाहिर है जब आप जबरदस्ती करेंगे किसी चीज को तो यही होगा। आपने पंजाब के अंदर पंजाबी जुबान को अहमियत नहीं दी, आपने पंजाबियों को ये कहा कि आप छोड़ दें अपनी जुबान, वो तो सिखों की जुबान है, वो खत्म हो गया पंजाब, अब आप उर्दू बोलेंगे, ये हमारी जुबान है, हमारी नेशनल जुबान है। मगर देखिए ना सिंधियों ने तो नहीं मानी ना बात आपकी, बलोचों ने तो नहीं मानी ना बात आपकी, पश्तून ने तो आपकी बात नहीं मानी ना। उन्होंने कहा हम उर्दू सीख जाएंगे, नो प्रॉब्लम, वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, मगर हम अपनी जुबान भी सिखाएंगे अपने लोगों को और पढ़ाएंगे अपने स्कूलों में। ये पंजाब ही था जिसने पंजाबी अपने स्कूलों में पढ़ानी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि हमारी जो रियासत है ना, उसके जो इदारे हैं वो 70% जो है दे कम फ्रॉम पंजाब। और वो था, वो ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री हो, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उनका ये ख्याल था कि एक ही आइडेंटिटी करने के साथ ही ये कौम इकट्ठी रह सकती है और डंडे के जोर के ऊपर ये किया जाए, रियासत को कानून के मुताबिक किया जाए, हकीकत के मुताबिक ना किया जाए। और इसलिए हमारे यहाँ ये मुख्तलिफ किस्म की आइडेंटिटीज जो हैं उनको दबाने की कोशिश की। अब आप सड़क पे निकल जाएं और आप पूछे किसी को, पंजाब में पूछ लें, आप लाहौर शहर में पूछ लें कि भाई आप कौन है, तो कोई आपको कहेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, शुक्र है। कोई कहेगा मैं पंजाबी हूँ, कोई कहेगा मैं तो कराची से आया हूँ, मैं तो महाजर हूँ, कोई कहेगा मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, मैं बलोच हूँ। ठीक, आप समझे मेरी बात? तो बात ये है कि ये, और अगर आप वहां चले जाएंगे तो वहां जैसे ये सवाल का बात आई, कोई आपको आजकल, पुराने जमाने में तो जब आप कराची भी जाते थे या सिंध में जाते थे तो पूछते थे कौन है, तो कहते थे पाकिस्तान है ना, हम पाकिस्तानी है। मगर अब वो सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब वो पहले अपने आप को सिंधी सोचते हैं, बलोच सोचते हैं, पश्तून सोचते हैं, और दिन ब दिन ये काम खराब हो रहा है। अब ऊपर से फिर डंडा आ रहा है। ठीक, अब हमारी जो रियासत के इदारे हैं, दे यूनिफाइड, वो समझते हैं कि बाकी सारे पाकिस्तान को भी हम इस डिसिप्लिन के ऊपर ही हम क्रिएट कर सकते हैं। मगर वो सिविलियन डिसिप्लिन नहीं होता, ये पुराने कल्चर्स हैं, ये पुरानी जुबानें हैं, ये कल्चर्स हैं, ये तारीखें हैं। आप इनको डंडे के जोर के ऊपर नहीं बना सकते कुछ। तो फेडरल गवर्नमेंट का तो मतलब ही होता है कि सारे अपने अपनी हकीकत, अपनी अपनी आइडेंटिटी रखे, मगर एक नेशनल आइडेंटिटी बनती है उसके ऊपर। मगर यहाँ अनफॉर्चुनेटली हर स्टेज के ऊपर उसको धक्का लगा है, इसलिए देयर इज कंफ्यूजन कि जी आपकी आइडेंटिटी है क्या। ठीक है मेराज आलम साहब, आपको अपने सवाल का मुफस्सल जवाब मिल गया, लेकिन एक बहुत अच्छा सैम भी अब इदारों को मिल चुका है। सेठी साहब ने जिस बात का तस्करा किया कि पूछा जाना चाहिए, एक सर्वे किया जाना चाहिए कि क्या समझते हैं आप कि आप पश्तून हैं, पंजाबी हैं या आप पाकिस्तानी हैं, ऐसा एक सर्वे किया जाना चाहिए ताकि हालात हाज़रा का मुलाहिज़ा हो सके। इसके अलावा आसिफ शेख साहब आयरलैंड से, फ़ातिमा जर्मनी से, ईसा जलाल राजा लाहौर से, मोहम्मद उस्मान लंदन से, नदीम असगर इंग्लैंड से, शाहिद रशीद इस्लामाबाद से, उमैर कराची से आपने सवालात भेजे और जो पूछा आपने, आने वाले प्रोग्राम्स में उसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।